हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेटा हम पैकिंग को और एक्सप्लोर करेंगे, 3D में चलेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 3 के कुछ करेक्शंस करेंगे। ह्यूमन एरर हो जाती भाई सबसे, इसलिए मैं करेक्ट भी करवा रहा हूं। तो करेक्शन क्या है बेटा, एक ये सवाल था, इसको मैंने शुरुआत में यहां पर 5 लिखा था, लेकिन बाद में करवा दिया था यहां 5/2, क्योंकि 10/4 क्या होता है, 5/2 होता है, तो यहां पर 5/2 आएगा। तो ये AC4D5 इसका सही आंसर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। यहां पर ये करेक्शन था। एक और करेक्शन था यहां पर, ये वाला, यहां भी मैंने गलती कर दी थी, इसको सही नहीं किया था, इसको सही कर लो। अब क्या करेक्शन आएगा बेटा, ध्यान से देख लो एक बार। यहां मैंने इसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहां नहीं किया था। मतलब यहां पर भी क्या आएगा, 12 आएगा। और जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा AC4D4। ठीक है, तो ये करेक्शन थे आपके दो, इसको आप सही कर लेना। चलें आगे। चलो भाई, अब यहां से शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेटा। 3D में हम पैकिंग सीखेंगे। 3 टाइप की पैकिंग हमें सीखनी है। कौन सी वाली, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी वाली FCC बनती है जिसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तीसरी वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल हम 2D में भी पढ़ चुके हैं, 3D में भी पढ़ेंगे, और 3D की पैकिंग आपके सिलेबस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो बेटा सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात आती है एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा होगा। यहां पर हम किस तरीके से स्टैकिंग करेंगे, स्टैकिंग का मतलब अरेंजमेंट करेंगे एटम्स का। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, मेरे पास ये एटम्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना जरा। मेरे पास ये एटम्स मैंने बना रखे हैं, तो ये हो गई आपकी लेयर ए। ठीक है, मैं जो बना रहा हूं अभी वो क्या है, लेयर ए है। अभी मैं लिख भी दूंगा इसको। तो इस तरीके से एटम का अरेंजमेंट होता है, देखते जाना आप, है ना। ये पूरी की पूरी लेयर ए है। क्यों, अब अपन 3D में आ गए ना, तो आपको 2D से चलना पड़ेगा। तो पहले 2D वाला तो बनाओगे ही ना, तभी तो आप 3D में आओगे। भाई 3D में कैसे आओगे, 2D से ही आओगे ना। तो ध्यान से देखते जाना, मजा आ जाएगा भाई आज के लेक्चर में, क्योंकि एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से। थोड़ा अच्छा अच्छा बनाएंगे, लिटिल लिटिल अच्छा। इसको थोड़ा और बढ़ा लें। चलो भाई, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। अब यही अरेंजमेंट किधर बढ़ रहा है, ध्यान से देखना। यही अरेंजमेंट इस तरफ बढ़ रहा है, इधर, 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 ऐसा, 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 ऐसा। ये पूरी की पूरी बेटा क्या है, ये पूरी की पूरी है लेयर ए। अब ध्यान से देखना, पहले हम लास्ट टर्न पे क्या करते थे, 2D अरेंजमेंट पढ़ते थे, हम इसको लेयर ए बोलते थे, फिर उसके नीचे फिर से लेयर ए बोलते थे। अब ऐसा नहीं है, अब पूरी की पूरी आपकी लेयर ए है। क्या बोला मैंने, पूरी की पूरी आपकी लेयर ए है। ये पूरी की पूरी 2D में लेयर ए है। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम ये किस में सीख रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं 3D में। किससे बना रहे हैं, फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D। कहां से चल रहे हैं, 2D से। लेकिन अब डिस्क नहीं रखेंगे, अब 3D आ गया तो एटम रखना है, बॉल रखनी है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या हो गया, लेयर ए। अब ध्यान से सुनना, इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर रखूंगा, लेयर ए। सेम ऐसी ही लेयर रखेंगे दूसरी, देखो इसके ऊपर हम एक लेयर और रख रहे हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर रख रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर रख रहे हैं दूसरी लेयर ए। ध्यान से देखते जाना आप। ये दूसरी लेयर है ए, बिल्कुल ऐसी ही रिपीट होगी, है ना बेटा, सेम टू सेम ऐसे ही रिपीट करना है आपको। दूसरी लेयर ए भी ऐसी ही दिखानी है, समझते जाना बात को, है ना। आराम आराम से सारी चीजें सीखो, सब सिखा देंगे आपके पंकज सर, है ना। इतना तो समझ ही गए, बस देखते जाओ, इधर उधर कहीं भटकना नहीं। जब तक मामला पूरा लेक्चर चल रहा है
रुके रहना, एंड में आपको अलग ही फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भाई समझ में आ गया, है ना, वो तो गारंटी हमारी है। देखो लेयर ए कौन सी थी, पीछे वाली। लेयर ए कौन सी है, आगे वाली भी लेयर ए ही है, ठीक। तो ये जो व्हाइट वाली दिख रही है ना, ये लेयर, ठीक है, ये भी क्या है, लेयर ए है। तो स्टैकिंग कैसी हो रही है, मतलब अरेंजमेंट कैसा हो रहा है, लेयर ए है पूरी की पूरी पीछे, उसके आगे भी लेयर ए रख दी, इसके ऊपर भी ए रखते जाओ, तो कैसा बनाते जाओ, ए ए ए ए, ऐसे आप बनाते जाओगे, है ना। अब इनमें से बेटा 8 एटम मैं बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं 8 एटम कौन से बाहर निकाल रहा हूं, समझना बात को। ये ऊपर देखना, ये जो व्हाइट वाला है ये ले रहा हूं, और उसके साथ ये व्हाइट वाला ले रहा हूं, और पीछे के दोनों अपन पिंक वाले भी ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे इसको, ऐसे बना रहा हूं मैं, देखो ऊपर से देखने पर आपको ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि 8 एटम हैं आपके, 4 पीछे 4 ऊपर, और अगर मैं सबको ज्वाइन कर दूं तो बेटा ये सिंपल क्यूबिक है। क्या है ये, सिंपल क्यूबिक है। इसको क्या बोलूंगा, अगर मैं बोलूं ए बी सी डी, तो एक्चुअल में ए बी सी डी अगर मैं ऊपर वाले बोलता हूं तो बी के इधर ए के पीछे लिख रहा हूं ई, यहां लिख रहा हूं एफ, ठीक है, ई एफ, यहां जी और यहां एच, दिख रहा है ये वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा, ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। देखो जरा ध्यान से समझना, इधर मैं ए लिख रहा हूं, इधर बी, इधर सी, इधर डी, ये ऊपर वाले चारों कॉर्नर हैं, और इसके नीचे जो पिंक वाले का ई एफ जी और एच, ऐसा होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ये 8 एटम बाहर कर लूं, कौन से वाले, 4 व्हाइट वाले जो ऊपर बना रखे हैं मैंने, और 4 पिंक वाले जो उसके पीछे हैं, तो कैसा अरेंजमेंट आपको दिखेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। 4 जो पिंक वाले हैं वो ये मान लो आप पीछे रखे हैं जो, ठीक है, तो ये जो पिंक वाले हैं ये 4 पीछे हो गए, क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है, और 4 जो हैं व्हाइट वाले वो इसके ऊपर रखे हैं, ऐसा। तो आपको सामने से क्या दिख रहा होगा, स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा ना, लेकिन बेटा ये स्क्वायर थोड़ी है, ये तो क्यूब है, देखो, क्योंकि अरेंजमेंट 3D है ना, देखो ये क्यूब है, ठीक। तो आप अगर 8 एटम बाहर करते हो, किसके, सिंपल क्यूबिक के 8 एटम बाहर करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D की यूनिट सेल क्या होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है। अगर आपसे कोई बोले स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D की क्या होगी, तो आप बोलोगे स्क्वायर यूनिट सेल होगी, लेकिन 3D में क्या है, इसके ऊपर 4 एटम और आ गए, तो अब ये सिंपल क्यूबिक बन गई, देख लो आप सामने से, ठीक है, ये क्या बन गई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन गई। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बेटा सारी चीजें आपको पता है, ठीक। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट यहां पर लिखते जाएंगे, ध्यान से देखना जरा, मैं यहीं पर सारे पॉइंट लिख रहा हूं, लेयरिंग वगैरह से लेकर सारी चीजें। पहला पॉइंट, लेयरिंग कैसी होती है, ए ए ए ए ए ए एंड सो ऑन, इस टाइप का, ठीक है। तो ए टाइप से क्या बनता है आपका, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा पॉइंट देखना बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है, यूनिट सेल क्या बनती है, यूनिट सेल जो निकलकर आएगी बाहर वो कौन सी यूनिट सेल होगी, वो होगी बेटा सिंपल क्यूबिक। क्या होगी, सिंपल क्यूबिक। और सिंपल क्यूबिक की सारी चीजें आपको पता हैं, जैसे जेड इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन एंड सो ऑन। मतलब आप सारी चीजें यहां लिखते जाओ। क्या, तीसरे नंबर पर लिखो जेड इफेक्टिव सिंपल क्यूबिक का क्या होता है, 1, ठीक। चौथा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है इसकी, 6। पांचवा पॉइंट, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है इसका, इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52.4%, ये अपन निकाल चुके हैं पहले। और ए एंड आर का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या होता है, 2r इज इक्वल टू ए। तो ये सारी चीजें आपको याद हैं पहले से ही, ठीक है। नहीं याद हैं तो कर लो, नहीं याद हैं तो कर लो, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आएगा एग्जाम में आएगा तो, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन इतना है तो वॉइड का कितना परसेंटेज होगा, परसेंटेज वॉइड होगा आपका कितना, 47.6% होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स
क्लियर? मेन चीज क्या थी बेटा? मेन चीज थी अरेंजमेंट समझना। ये मेन थी अरेंजमेंट समझना, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, और उनमें से 8 एटम बाहर करोगे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपकी आने वाली है। ठीक है, ये कहानी है इसकी, समझ गए? ये अरेंजमेंट अच्छे से नोट कर लेना, पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद अपन ने ये कुछ पॉइंट लिखे जो कि हमें पहले से पता थे। अब चलते बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग पर। कौन सी? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी। क्या होता है इसमें वो समझ लेते हैं, ध्यान से देखना जरा, समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अपन अरेंजमेंट देखेंगे, ध्यान से देखना जरा, ये वाला आसानी से लोगों को समझ में आता नहीं है, मैं आपको क्लियर समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ये किससे बनाते हैं पहले वो लिख लो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग फ्रॉम HCP2D। HCP2D से CCP बनता है। कैसे? पहला एटम मैंने यहां रख दिया, ध्यान से देखना जरा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। पहला एटम मैंने यहां रख दिया, दूसरा एटम ये आ गया, ध्यान से देखते जाना। तीसरा आइटम आपका ये आ गया। अभी मैं लेयरिंग बता दूंगा कहां से करनी है। ठीक, चौथा आइटम आपका ये आ गया। इस तरीके से मैंने कई सारे आइटम लगा दिए हैं, देखते जाना ध्यान से, है ना। अभी मैंने लेयर ए बनाई नहीं, बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं इसके डिप्रेशन में HCP2D बना लूं पहले, है ना। इसके डिप्रेशन में यहां पर एक लगा दिया मैंने, इस तरीके से अपन अरेंजमेंट करेंगे। ये अरेंजमेंट समझ लो कैसे लगा रहा हूं मैं। ये क्या बना रहा हूं मैं आपके सामने, क्या दिख रहा है आप लोगों को, बोलो। ये मैं बना रहा हूं स्क्वायर क्लोज पैक, सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D। ये क्या बना रहा हूं? HCP2D बना रहा हूं। देखो ध्यान से देखते जाना, और अरेंजमेंट बना रहा हूं, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना जरा, समझने की जरूरत है इसको। इस तरीके से मैं और अरेंजमेंट करते जा रहा हूं यहां पर। तो ये है बेटा लेयर ए, क्या बोलोगे इसको? लेयर ए। ये क्या है? हेक्सागोनल 2D। लेकिन अब ये डिस्क नहीं है, क्या है? ये एटम्स है। मैं आपको दिखाते भी जाता हूं, बनाते भी जाता हूं। तो अभी मैंने बेटा क्या बना दिया? ये बना दिया। ये क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या है ये? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D है। ये HCP2D होती है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ये हेक्सागोनल है ना। तो HCP2D ये हो गया, और ये अपने एटम रखे हुए हैं। तो मैंने अभी डायग्राम किसका बनाया है? ये जो है ना, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अगर मैं इनमें से कौन सा एटम ले लूं बाहर, ये इस तरीके से हेक्सागन बना के दिखाऊं, तो ये मैंने बना रखा आपके सामने, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इसके जो ये तो लेयर ए हो गए ना, इसके कुछ वॉइड दिख रहे हैं आपको, वॉइड, ध्यान से सुनना, इसके कुछ वॉइड दिख रहे हैं, ये सब जो वॉइड हैं, इसके वॉइड पर दूसरी लेयर रखो, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। इसके वॉइड पर दूसरी लेयर रखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो। इसके वॉइड पर कौन सा वॉइड है? देखना, ये वॉइड है, इसके ऊपर मैं ये रख रहा हूं, तो इसके वॉइड पर दूसरी लेयर रखोगे, तो इसके वॉइड पर दूसरी लेयर रख दी इस तरीके से, है ना। बहुत ध्यान से देखना, इसके वॉइड पर मैंने दूसरी लेयर रख दी ऐसे, इसके वॉइड पर दूसरी लेयर रख दी, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। इसके वॉइड पर दूसरी लेयर रख दी, ठीक है। फर्स्ट लेयर के जो खाली जगह थी ना, वहां पर हमने लेयर सेकंड रखी है। फर्स्ट लेयर की जो खाली जगह थी, वहां पर हमने क्या रखी? सेकंड लेयर रखी है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो। तो ये जो व्हाइट वाली है, ये क्या हो गई? ये जो व्हाइट वाली है, इसको क्या बोलूंगा? व्हाइट वाली को, ये हो गई आपकी लेयर बी। समझना बात, मतलब पीछे ये थी, ध्यान से देखते जाना, पीछे ये थी, इसके ऊपर मैंने लेयर बी रख दी, और लेयर बी भी क्या है? लेयर बी क्या है? ये भी हेक्सागोनल ही है ना। मतलब पीछे वाली लेयर ए वो भी HCP2D है,
और उसके ऊपर लेयर बी रखी, वो भी HCP2D है, ठीक है। तो ये मैंने लेयर बी ले ली और ये मैंने कहां रखा, इसके वॉइड पर रख दिया ये, तो अभी आप यहां तक पहुंच गए, ठीक है। बहुत सारे एटम इसमें भी हेक्सागोनल के होंगे, बहुत सारे इसमें भी होंगे, मैंने सिर्फ उतना ले लिया जितना यूनिट सेल में होते हैं ना, ध्यान से देखो। तो ये लेयर रख दी और इसके ऊपर ये लेयर रख दी ऐसी, ठीक है। तो लेयर ए हो चुकी है, लेयर बी हो चुकी है। अब देखना जरा, अब लेयर ए और लेयर बी के बाद कुछ खाली जगह और दिख रही है, देखो पीछे वाली पिंक वाली लेयर ए है, व्हाइट वाली लेयर बी है। अब उसके अलावा एक लेयर और दिख रही है आपको, कौन सी, लेयर सी, और वो कहां आएगा, ए और बी के खाली जगह पर। कौन सा, पीछे वाली लेयर ए है, व्हाइट वाली लेयर बी है, उसकी खाली जगह कौन सी, ध्यान से देखो, ये खाली जगह दिख रही है, ये जो वॉइड है ना, इस वॉइड में रखनी है लेयर कौन सी, सी वाली। देखना जरा ध्यान से, इस वॉइड में लेयर सी रखनी है बेटा, ध्यान से देखो, इस वॉइड में क्या रखोगे, लेयर सी रखोगे। थोड़ा डरावना दिखेगा डायग्राम, लेकिन समझना है हमें। देखो जो लेयर सी आप रख रहे हो वो कहां रख रहे हो, पहले लेयर ए थी, उसके ऊपर लेयर बी रखी, उसके वॉइड में लेयर सी रखी। कैसी रखोगे, लेयर सी भी आपकी क्या होगी, लेयर सी भी हेक्सागोनल जैसी ही होगी, है ना, सारी लेयर हेक्सागोनल ही लेयर हैं, है ना। तो आप कहां रख रहे हो, इस जगह रख रहे हो। देखो यहां पर भी रख दो, ये जो खाली जगह दिख रही है ऐसी, ठीक है, ये देखते जाओ आप ध्यान से, ठीक है। और कौन सी खाली जगह दिख रही है, देखो ये इधर लेयर ए और बी की खाली जगह, देखो ऐसा होता है ये, थोड़ा और साइड हो जाओ, हाँ देखो लेयर ए और बी की खाली जगह पे अपन ने रखा ये, तो ये भी तो हेक्सागोनल जैसी दिख रही है। मतलब तीसरी लेयर ये वाली, ये क्या है, लेयर सी है, लेयर सी है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इसके पॉइंट लिख रहा हूं। कैसा, पहला पॉइंट क्या है, देखना जरा ध्यान से, लेयर ए इज HCP2D, लेकिन HCP2D में डिस्क होते हैं, यहां पर क्या रखना है, स्फीयर रखना है, बस ये ध्यान रखना। अरेंजमेंट वैसी, लेकिन स्फीयर बना देंगे क्योंकि 3D में आ गया ना अपन। तो लेयर ए HCP2D और उसके क्या होंगे, स्फीयर होंगे। सेकंड लेयर बी, ये भी HCP2D है, HCP2D है ये भी, है ना, स्फीयर के साथ, ठीक है। लेयर बी इज प्लेस्ड ओवर voids of क्या, लेयर ए। ये पॉइंट ध्यान रखो, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या है। अगर आपको कोई सीधे डायग्राम दिखा दे तो डर जाते हो, पॉइंट ध्यान रखो। लेयर ए क्या है, HCP2D, लेकिन डिस्क की जगह स्फीयर आ गए, है ना। लेयर ए के जो वॉइड हैं वहां लेयर बी रखी, ठीक। अगला देखो, थर्ड पॉइंट, लेयर सी इज HCP2D, सारी की सारी लेयर HCP2D ही हैं, जो कि स्फीयर से हैं बनी हुई है ना। प्लेस्ड ओवर voids of लेयर ए एंड बी, मतलब लेयर ए और बी को मिलाकर जो वॉइड क्रिएट हुए वहां रखना है आपको लेयर सी, ठीक है। जो वॉइड क्रिएट होते हैं ए और बी के बाद उसको बोलते हैं अनऑक्यूपाइड वॉइड, क्योंकि वो दूर से ही दिखते हैं आपको। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से देखना जरा, जैसे मान लो ये लेयर ए है, ध्यान से समझना बात को, एकदम क्लियर है ना। ये लेयर ए है, इसके कुछ वॉइड दिख रहे हैं आपको, यहां मैंने लेयर बी रख दी ऐसी, ठीक है। अब ए और बी से क्रिएट होने वाले वॉइड कौन से हैं, ये जो दिख रहा है आपको यहां से, ध्यान से देखना जरा, कौन सा वॉइड, ये वाला वॉइड, ये इधर से ये वाला, ये दिख रहा है ध्यान से, ये वाला, ठीक है, ये वाला वॉइड, क्योंकि यहां भी तो एक एटम रखा होगा इस लेयर का। तो ये वाला जो वॉइड होता है ना बेटा, ये ध्यान से देख लो, आगे से थोड़ा और आगे से दिखा देता हूं, समझ के जाना भाई, एकदम मस्त समझाएंगे। देखो ये है आपकी लेयर ए, इसके वॉइड दिख रहे हैं आपको, खाली जगह दिख रही है आपको, ठीक। इसकी जो खाली जगह है, और आगे आ जाऊं क्या, देख लो जरा एक बार, समझ लो, देखो और आगे से समझो, तभी क्लियर समझ में आएगा। ये जो है ना, ये है आपकी लेयर ए है, ठीक है बेटा, ये लेयर ए है। इसकी ये जो खाली जगह दिख रही है, इस पर मुझे क्या रखना है, लेयर बी रखनी है। तो ये हो गई बेटा लेयर बी, जो मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब ए और बी से एक और वॉइड क्रिएट हो रहा है, जो दूर से आपको ऊपर से दिख जाएगा, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखना जरा, तभी आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जैसे मेरे पास एक एटम होना चाहिए
खाली सा, ठीक है। जैसे मान लो ये है, ध्यान से देखना जरा, समझ लो, ये ऐसी लेयर रखी हुई है भाई, सारी लेयर हेक्सागोनल ही है आपकी, है ना, तो ये ऐसी रखी हुई है ऐसी, ठीक। तो अब आप देखो जरा, ये सामने से कौन सा वाला, ये ऊपर से खाली दिख रहा है आपको, देखो ये वाला जो वॉइड है ये खाली दिख रहा है, मतलब लेयर ए और लेयर बी ये हो चुकी हैं। अब इस जगह लेयर सी रखनी है, इस जगह, है ना, तो लेयर ए और लेयर बी जो होती हैं, उसके बाद एक तीसरी लेयर जो बनती है वो कहां आती है, लेयर ए और लेयर बी के जो वॉइड क्रिएट होते हैं वहां लेयर सी रखी है, ये ग्रीन वाली, ठीक है। तो पिंक वाली भी HCP2D है, व्हाइट वाली भी HCP2D है, और ग्रीन वाली भी HCP2D है। ये 3 HCP2D लेयर से ही आपकी यूनिट सेल बनती है। कैसे बनेगी, लेयर ए के कुछ एटम यूज होंगे, लेयर बी के कुछ एटम यूज होंगे, लेयर सी के कुछ एटम यूज होंगे, मतलब 3 लेयर होती हैं, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी। कैसे रखते हैं, लेयर ए के वॉइड में लेयर बी रखते हैं, और ए और बी के वॉइड होते हैं जो खाली होते हैं, जिनको अनऑक्यूपाइड वॉइड बोलते हैं, उसमें लेयर सी रखते हैं। समझ गए बात को, ऐसी लेयरिंग होती है। अब इन सब लेयर से, लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी से जब तुम यूनिट सेल बाहर निकालोगे तो बेटा FCC यूनिट सेल बाहर निकलती है, चमत्कारिक ढंग से। देखो जरा, अब मैं आपको दिखाता हूं, जो यूनिट सेल बाहर निकलती है, आप लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी की यूनिट सेल बाहर निकालोगे तो ऐसी होती है यूनिट सेल। देखो जरा ध्यान से, ऐसी होती है, ठीक है, बहुत आराम से देख लो, थोड़ा सा और आगे से दिखा देता हूं। ऐसी होती है यूनिट सेल, देखो ये। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, समझना बात को, है ना। ये हो गया लेयर ए का एटम, समझना, ये किसका एटम है, लेयर ए का एटम, ठीक। अलग अलग करके दिखाता हूं पहले। जो मैंने व्हाइट वाला पकड़ा है, कौन सा वाला, ये वाला बेटा, ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला लेयर ए का, एक ही एटम यूज होता है इसका ना, तो व्हाइट वाला लेयर ए का एटम है, और ये सामने से आपको जो दिख रहे हैं ये लेयर बी के एटम है, ठीक है। इस तरीके से दिखाता हूं, ये लेयर बी है पूरी, ठीक है, ये पूरी की पूरी लेयर बी है। तो लेयर ए का कौन सा यूज हुआ बेटा, व्हाइट वाला। लेयर बी के कितने एटम यूज हुए, देखो 3, 2, 5 और 1, 6 एटम बेटा लेयर बी के यूज हो रहे हैं। लेयर ए का 1 हो रहा है, लेयर बी के 6 एटम यूज हो रहे हैं, लेयर सी के भी 6 एटम यूज होते हैं, ठीक। और वो कैसे रखे हैं, लेयर ए जो नीचे वाली है, लेयर ए, और लेयर बी के जो वॉइड हैं वहां पर हमें रखना है लेयर सी, और फिर से एक ऊपर आ गई लेयर ए, मतलब कुछ ऐसा है ये, देखो लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऐसा लेटेस होता है। उसमें से 4 लेयर से एक यूनिट सेल बनती है भाई, देखो। और ये यूनिट सेल पता है क्या होती है, सामने से आपको नहीं दिखेगी, हल्का सा घुमाऊंगा मजा आ जाएगा। देखो देखो ऐसा, ये देखो, ये देखो, ये ऐसा है, दिख रहा है। अब इस यूनिट सेल को क्या बोलोगे, FCC यूनिट सेल है ये, देखो ये है बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है ये, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दिख रही है सामने से, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अरे बेटा नहीं दिख रहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, देखो सामने से अगर मैं दिखाऊं, देखो ये हो गया फेस सेंटर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। इसी तरीके से यहां से देखो, देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, फेस सेंटर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। तो ये FCC यूनिट सेल बन रही है ना। तो ध्यान रखना, यूनिट सेल कौन सी बनती है बेटा, आपकी FCC यूनिट सेल बनती है। क्या बनती है, FCC यूनिट सेल आपको यहां मिलेगी। तो कितनी लेयर यूज होकर FCC बनती है, 4 लेयर यूज होकर FCC बनती है। यही सारी बातें हम यहां पर लिखने वाले हैं। लेयरिंग समझ गए आप, ठीक है। अब देखो जरा, मैं सारे पॉइंट यहां पर आपको एक एक करके लिखवाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट, कैसा पैटर्न बनता है, A B C, A B C, A B C टाइप। तो ABC 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 टाइप से बनता है। और यूनिट सेल में कौन कौन सी लेयर यूज होती हैं, ध्यान से देखना। एक लेयर ये यूज होती है, इसका एक ही एटम यूज हो रहा है ना, इसका एक ही एटम यूज हो रहा है। लेयर बी के कितने एटम यूज हो रहे हैं बेटा, 6 एटम यूज हो रहे हैं। लेयर सी के कितने हो रहे हैं, 6 एटम यूज हो रहे हैं। और लेयर ए के कितने हो रहे हैं, 1 एटम यूज हो रहा है। और इन सब को मिला के 6 और 6 12, 13 और 14, FCC में 14 एटम होते हैं, 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर। मतलब इनसे मिलकर यूनिट सेल का क्रिएशन होता है। और यूनिट सेल कौन सी होती है आपकी, FCC, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। FCC यूनिट सेल मतलब पैकिंग को तो तुम बोलते हो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ध्यान से सुनना बात को। क्यूबिक क्लोज पैकिंग उस पैकिंग का नाम है, और उसकी जो यूनिट सेल निकलती है उसको FCC बोलते हैं, ठीक है।
तो यहां पर दूसरा पॉइंट में क्या लिखने वाला हूं, सेकंड पॉइंट, यूनिट सेल क्या है, एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। तो बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग की यूनिट सेल क्या होती है, एफसीसी यूनिट सेल होती है, ध्यान रखना। अब एफसी से रिलेटेड सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, क्या क्या यहां लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, जेड इफेक्टिव कितना होता है इसका, जेड इफेक्टिव 4 होता है। चौथा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। पांचवा पॉइंट, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 74% होता है। परसेंटेज वॉइड कितना होता है, 26% होता है। देखते जाओ अब बस आप ध्यान से, है ना। 6 पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, क्या रिलेशन बिटवीन बेटा ए एंड आर क्या होता है, 2r इज इक्वल टू फेस डायगोनल का आधा, ऐसा होता है, समझ गए। तो ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। जेड इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन नंबर, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज वॉइड, 2r इज इक्वल टू √2a/2। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप कर लेना। बात समझे क्या कह रहा हूं मैं, एक बार फिर से सारी चीजें समझेंगे। चलो भाई यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है, एक बार फिर से शुरू करते हैं, आपके पास आ जाता हूं मैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट कैसा होता है, मेरे पास 4 लेयर से मिलकर एक यूनिट सेल बनती है। सबसे नीचे वाली ए लेयर, देखो सारी की सारी लेयर क्या है, ये सारी की सारी HCP2D हैं, लेकिन जो हमारा डिस्क होता था उसको स्फेयर से रिप्लेस कर दिया, 3D में आ गए। अब ये एटम ए है, ये फर्स्ट लेयर का एटम एक ही यूज हो रहा, व्हाइट वाला, ठीक है। और ये सारे जो सामने से दिख रहे हैं आपको 6 एटम, ये लेयर बी के हैं। लेयर ए और लेयर बी के जो वॉइड होंगे वहां लेयर सी प्लेस करेंगे, और लेयर सी के ऊपर फिर से रिपीट कर देंगे लेयर ए। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप का पैटर्न बनेगा। 4 लेयर से यूनिट सेल बाहर निकलेगी। टोटल एटम यूनिट सेल में 14 होंगे, 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर। आपको सामने से नहीं दिखते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करोगे, हल्का सा घुमाओगे, आपको एफसीसी बनता हुआ नजर आएगा। देखो यही तो एफसीसी है जो सामने से दिख रहा है आपको, है ना। ये होती है एफसीसी यूनिट सेल। बाकी सारी कहानी आपको पता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। सेकंड हो गई, थर्ड वाली समझो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पिएंगे अभी तो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझना बात को, है ना। कैसा अरेंजमेंट होता है देखना, अरेंजमेंट कैसा, लेयर ए क्या है, हेक्सागोनल 2D, HCP2D है। लेयर ए क्या है, HCP2D। एक काम करें, दोबारा बनाने में टाइम खराब नहीं करते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी लगा लेते हैं अपनी। क्या, मैं यहां पर इसको कर लेता हूं कॉपी, ठीक है, इसी में ही एडिट कर लेंगे, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। देखना ध्यान से, यहां पर मैं केस 3 बना देता हूं, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि लेयरिंग में क्या चेंज आता है, क्या परिवर्तन आता है। थर्ड केस है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसको बोलते हैं क्या, HCP, फ्रॉम HCP2D, ठीक है, इसी में ही चेंज करेंगे। यहां पर बेटा लेयर सी नहीं होती है, ये है ना, ऐसा है, ठीक। मतलब यहां तक की कहानी सेम है, बढ़िया ना, मजा आ गया। मतलब चाहे आप CCP कर लो, चाहे आप HCP3D कर लो, आपको क्या मिलेगा, पहली लेयर वही है जो यहां थी। तो लेयर ए इज HCP2D, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट भी सही है, लेयर बी इज HCP2D प्लेस्ड ओवर वॉइड्स ऑफ लेयर ए, ये भी सही है। अब ध्यान सुनना, जो थर्ड लेयर है, कौन सी, जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर पता है कौन सी होती है, फर्स्ट लेयर जैसी। मतलब जैसी फर्स्ट लेयर है वैसी ही थर्ड लेयर कर देंगे, जैसी फर्स्ट लेयर है वैसी थर्ड लेयर कर देंगे। मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं ताकि सामने से आपको दिख जाए, है ना, होते उतने ही साइज के हैं, हल्का छोटा बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए कि हाँ ये अलग लेयर है, नहीं तो ओवरलैप कर जाएगी तो आपको दिखेगा नहीं सामने से। देखो जरा, ऐसा है, थर्ड लेयर क्या है, फर्स्ट लेयर जैसी है, बस हो गया, HCP3D बन गया। देखो थर्ड लेयर क्या है आपकी, फर्स्ट लेयर जैसी है।
तो बेटा थर्ड लेयर क्या होती है? फर्स्ट लेयर जैसी। ठीक, बस इसी तरीके से सभी जगह बना लो। थर्ड लेयर आपकी फर्स्ट लेयर जैसी है। बात समझ रहे हो? तो आपको जो एटॉमिक अरेंजमेंट करना है वो वैसा ही करना है जैसा फर्स्ट लेयर का था। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। अब देखना जरा क्या चेंज करूंगा। यहां चेंज आएगा क्या? थर्ड पॉइंट लेयर ए। क्यों थर्ड लेयर ए हो गई? इज HCP2D स्फेरिकल है लेकिन प्लेस्ड ओवर, या ऐसा लिख लो, सेम एज दैट ऑफ लेयर ए। लेयर ए इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट लेयर ए। जो पहली लेयर ए थी बेटा उसी जैसी ही थर्ड लेयर लिखनी है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ऐसे लिख रहा हूं मैं, थर्ड लेयर ए हो गई है ना, और ये क्या हो गई? सेकंड लेयर बी हो गई, और फर्स्ट लेयर ए हो गई। ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से। यहां पर भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लो तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, यहां पर क्या करो, थर्ड लेयर हो गई है, ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आए आपके, ये देखो। अब तुम्हारा बेटा क्या हुआ, नीचे जो लेयर थी वो ए थी, फिर बी थी, फिर ए थी, फिर बी थी, है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूं इसको। थर्ड लेयर भी लिख लो क्या है। जो तीसरी लेयर है ना ये वाली, ये भी क्या है? लेयर ए है। तो पैटर्न कैसा बनेगा? लेयर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए 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 बी। अब देखना जरा, अब आएगा आपको आनंद। देखना बहुत ध्यान से, एक एक लेयर समझेंगे, पहले दूर से फिर पास से, दोनों जैसे समझ में आए वैसे समझ लेना। यह है बेटा लेयर ए, पीछे वाली फर्स्ट लेयर ए, हेक्सागोनल 2D स्फीयर बना दोगे। अब 3D में चलना है। कैसे? इसके जो वॉइड हैं वहां पर हमने रख दी बेटा सेकंड लेयर बी, ये प्लेस कर दी सेकंड लेयर बी। अब थर्ड लेयर इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर बेटा कौन सी थी? ये वाली। थर्ड लेयर कौन सी है? ये वाली, है ना। तो इसके ऊपर रख दो ऐसा, और जैसे ही आप इसके ऊपर रखोगे तो ये बन गया आपका हेक्सागोनल 3D। सामने से नहीं दिखेगा, हल्का सा घुमाना पड़ेगा, ये स्लो मोशन, ऐसा। ये है बेटा HCP3D, समझ गए। अब मैं आगे आता हूं, आपके पास आके समझाता हूं, देखना ध्यान से। ये है आपकी लेयर ए, ध्यान से सुन लो। ये क्या है? लेयर ए है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D। ठीक है, अब ये स्फीयर बना दिए मैंने। इसके जो वॉइड है वहां सेकंड लेयर रखी मैंने, क्या? बी। ये कौन सी लेयर है? बी। अब जैसी फर्स्ट लेयर थी वैसे ही थर्ड लेयर को रिपीट कर दिया, उसके ऊपर रख दिया ऐसा। तो सामने से आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हल्का सा ऐसे घुमाओगे स्लो मोशन में, तो बेटा ये है HCP3D बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। ये सर क्या बात है, देखो ये बना। इसको बोलते हैं HCP3D। हर एंगल से देख लो आप, ऐसे देख लो। ठीक है, ये है बेटा HCP3D आपका। ठीक है, चाहे ऐसे देख लो, ठीक, चाहे ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, हर एंगल से देख लो। ये है आपका HCP3D। ठीक है, समझ गए कहानी। अब इसमें देखो कितने एटम यूज हो रहे हैं। लेयर ए के 7 एटम यूज हो रहे हैं, 7 एटम्स लेयर ए के यूज हो रहे हैं। लेयर बी के 3 एटम यूज हो रहे हैं। फिर लेयर ए के, तीसरी लेयर ए के भी 7। तो 7 ये हो गए, 7 14, सही ना। 7 × 2 14, 15 16 17, टोटल 17 एटम यूज हो रहे हैं। देखो 7 इसके हो गए, 7 इस लेयर के हो गए, और 3 इसके हो गए, है ना। तो टोटल आपके कितने हुए? 17 हुए। ठीक है, तो 17 एटम से HCP3D बनता है। 3D वाला कह रहा हूं, है ना। देखो ये तो तुम्हारा HCP2D होता है, जो 3D बोल रहा हूं वो कौन सा बोल रहा हूं? ऐसा है ये 3D, ये है HCP3D आपका। ठीक है, चलो भाई अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखेंगे। अरेंजमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं और इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिख लेता हूं। बताना जरा मुझे क्या क्या पॉइंट्स आएंगे इससे रिलेटेड। शुरू हो जाओ। लेयरिंग बता दो। लेयरिंग क्या करोगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग से कॉपी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। पहला पॉइंट अरेंजमेंट बताना है। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट है लेयरिंग का? ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप। ठीक है, तो ए बी टाइप का हो रहा है अरेंजमेंट। कहां से कहां तक यूनिट सेल बनेगी? ये जो ए है
इसके 7 एटम यूज हो रहे थे, बी के कितने एटम यूज हो रहे थे? 3 एटम यूज हो रहे थे, और इसके कितने? 7 एटम यूज हो रहे थे। 3 लेयर से मिलकर आपकी एक 3D ज्योमेट्री बनती है HCP 3D, और इनसे मिलकर क्या आती है? आपकी यूनिट सेल आती है। यूनिट सेल का नाम क्या है? यूनिट सेल का नाम है HCP, ठीक है? ब्रैकेट में 3D लिख दो तो और अच्छा है, HCP 3D, ठीक? तो सेकंड पॉइंट क्या है? यूनिट सेल क्या है? HCP 3D यूनिट सेल है। तीसरा पॉइंट Z इफेक्टिव वगैरह। अब यहां पर आपने इसको पहले से नहीं पढ़ा है, तो अब हम Z इफेक्टिव, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारी चीजें निकालेंगे। तो अब हम इसके और पॉइंट्स कहां लिख रहे हैं? अगले पेज पर। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट देखेंगे अब आप, ठीक? तीसरा पॉइंट क्या है? ये सब हटा रहा हूं मैं अब, ठीक? एक काम करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, इतना हटा देते हैं बस। देखो जरा, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, तीसरा पॉइंट क्या? Z इफेक्टिव बताओ कैसे निकालोगे? अभी इससे पहले, आज के पहले हमने नहीं निकाला, पहली बार निकाल रहे हैं HCP का, है ना? Z इफेक्टिव कैसे निकालोगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब आप मुझे बता दो, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना। इस वाली यूनिट सेल के कितने एटम एक यूनिट सेल में आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं, उसी को Z इफेक्टिव बोलेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, कॉर्नर इसमें है 12, इंटू कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/6, प्लस 3 है बीच में, पूरे के पूरे आएंगे, और 2 है फेस सेंटर, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2। अब मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व तो अपन कर लेंगे। ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना अब, है ना? Z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? जैसे ये मेरे पास HCP 3D है, ठीक? तो इसके कॉर्नर हम किसे बोल रहे हैं, पहले तो वो समझो। कॉर्नर हम किसे बोल रहे हैं? ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 6 ये हो गए, और 6 आपके यहां से पीछे वाली लेयर से हो गए। 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 12 कॉर्नर हो गए। अब 12 कॉर्नर ध्यान से देखना, एक यूनिट सेल तुम्हारी ये है, ठीक? ये एक यूनिट सेल ये है, इधर से आगे बढ़ेगी यूनिट सेल आपकी, देखो इधर से, ये इधर से एक यूनिट सेल इधर आगे बढ़ेगी, ठीक है? एक इधर आगे बढ़ेगी, हेक्सागन है ना, तो एक इधर एक इधर, तो ये कॉर्नर, इसमें 3 यूनिट सेल हो गई। अब इस 3 के ऊपर 3 होंगी, ठीक है? एक ये हो गई, एक ये हो गई, मतलब एक तो ये खुद हो गई, एक यहां से आगे बढ़ेगी इस तरफ, एक यहां से आगे बढ़ेगी इस तरफ, 3 ये हो गई, और इन 3 के ऊपर 3, भाई ऐसा रखा है ना, इनके ऊपर 3, तो 6 शेयरिंग हो गई। अब फेस सेंटर सुनना, ध्यान से देखना, 1/6 क्या हो गई। अब देखो, ये फेस सेंटर है, और यहां का फेस सेंटर क्या है? ये वाला, ये, ठीक? ये इसका फेस सेंटर हो गया इस लेयर का, और ये हो गया इस वाली लेयर का फेस सेंटर। 2 हो गए। अब क्या होगा? इस यूनिट सेल के जो ऊपर यूनिट सेल होगी, फेस सेंटर ये 2 में यूनिट में डिवाइड होगा ना, 2 यूनिट सेल में एक फेस सेंटर, तो 1/2 आ गया। और 3 ये बीच वाले, ये ग्रीन वाले देख रहे हैं, ये 3 तो इसके अंदर आ रहे हैं ना पूरे के पूरे, है ना? तो ये कहानी होती है। तो 3 हो गए बेटा तुम्हारे बॉडी सेंटर वाले, ठीक? ये हो गए क्या? तुम्हारे कॉर्नर्स। ध्यान से देखना, ये हो गए क्या? कॉर्नर्स। और बेटा 3 हो गए तुम्हारे क्या? बॉडी सेंटर, ठीक है? बॉडी सेंटर, यहां पर बॉडी सेंटर पर 3 होते हैं बीचों बीच, और 2 हो गए क्या? फेस सेंटर, ठीक है? कर लो जरा सॉल्व, क्या आएगा? यहां आया ये 2 प्लस 3 5 और 1 6, तो बेटा Z इफेक्टिव का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया? 6। Z इफेक्टिव कितना होता है? 6। Z इफेक्टिव कितना होता है बेटा? 6। किसका? HCP 3D का 6 होता है, ध्यान रखना, ठीक? तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब अपन फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट ऐड कर लेते हैं आगे। बताओ बेटा, फोर्थ पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? यहां पर 2 पॉइंट अपन फोर्थ और फिफ्थ लिख सकते हैं, जगह काफी है। देखना जरा, फोर्थ पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ कितनी होगी? कोई भी एक एटम पकड़ लो बेटा। कौन सा? कोई भी एक एटम पकड़ लो, कोई भी एक एटम, जैसे ये है, ठीक है? आप किसे, इसको पकड़ लो, तो इसको कौन कौन टच कर रहा है? इसको 1 2 3 4 5 6, और ये कहां रखा है भाई? इसके ऊपर रखा है ना, इन तीनों के ऊपर यहां पर रखा है, तो 3 इनको भी टच करेगा, ठीक है? और ये जो 3 नीचे हैं, इसके ऊपर भी तो 3 होंगे। ए बी लेयर रिपीट हो रही है, ठीक? ध्यान से देखना जरा, मैं अब आगे आके बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लो सारी चीजें भाई, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखना, ये वाला है, ये इसको पकड़ो, ठीक है? इस वाले को 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो टच कर ही रहा है कॉर्नर्स, ये वाला फेस सेंटर। और पीछे देखो जरा, ये
ये देखो, ये कहां रखा है ये भाई, ये वाला फेस सेंटर कहां रखा है, इनके ऊपर ही तो रखा है, तो 3 इनको टच कर रहा है, देखो ऐसा रखा है ना ये, देखो ये जो फेस सेंटर ना, ये कहां रखा है, इनके ऊपर रखा है, ठीक है। तो 3 नीचे टच कर रहा है। अब ऐसा ही ऊपर भी तो एक लेयर होगी जिसके ऊपर ऐसे बी लेयर होगी, ऐसी 3 इसके ऊपर होंगे, तो 6 + 3 ऐसे लिखेंगे, पूरा अच्छे से लिखेंगे, ध्यान से, है ना। क्या लिखना है देखो, 6 + 3 + 3 ऐसे लिखना, ताकि याद रहे कैसे किया है। 6 हो गए बेटा कॉर्नर्स, हम कहां से निकाल रहे हैं, ये फेस सेंटर से निकाल रहे हैं ना। 6 कॉर्नर्स, 3 हो गए बॉडी सेंटर बिलो द लेयर, लेयर के नीचे 3, और 3 कहां हो गए, बॉडी सेंटर अबव द लेयर, अबव द लेयर, समझ गए। तो अगर मैं फेस सेंटर को उठाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं फेस सेंटर को उठाऊं इसको, तो 6 तो ये कॉर्नर हो गए और पीछे के 3 बॉडी सेंटर हो गए। अब जेई में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर टॉप मोस्ट लेयर, ध्यान से सुनना, टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर का मतलब क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब यही टॉप मोस्ट है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 हो जाएगी आपकी, समझना बात को। इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, टॉप मोस्ट लेयर है, बिल्कुल एंड में पहुंच गए आप, टॉप मोस्ट है, तो ये हो गए आपके 6 और नीचे 3, ऊपर कुछ नहीं है। जेई में क्वेश्चन आ चुका है ये। वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, लेकिन टॉप मोस्ट लेयर की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 9, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टॉप मोस्ट लेयर कितनी आएगी, 9, ध्यान रखना, अबव 3 नहीं आएंगे आपके बॉडी सेंटर, है ना। 5वां पॉइंट, यूनिट सेल हम बना लेते हैं, ठीक है। 5वें पॉइंट में HCP 3D यूनिट सेल, या एक काम करते हैं अगले वाले में लिख लेंगे उसको, ठीक। यहां पर मैं बस वो पॉइंट ऐड कर देता हूं, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 9, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम यूनिट सेल बनाएंगे और उससे रिलेटेड बाकी चीजें लिख लेंगे। कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब आप ध्यान से देखना जरा, 5वां पॉइंट, यूनिट सेल की ड्राइंग कैसे होगी, देखना। यूनिट सेल मतलब पेपर में कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ऐसा है, ये यूनिट सेल थी। अब इसी यूनिट सेल को बेटा मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, लेयर ए, बी और ए, तो ए बी ए को मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना, समझना जरा बात को, है ना। हेक्सागन आपका कैसे बनाऊंगा, चलो इसी से बना लेता हूं, कुछ इस तरीके से। तो अब हम हेक्सागन बना रहे हैं, चाहे आबाद कर दो, ये गलत था तो सही है, जो डगर कह दो। देखते जाना जरा, है ना। बनाना आना चाहिए आपको, ये है ना, मैं आपको बना के बता रहा हूँ। अच्छा डायग्राम बनाओ तो मजा आता है फिर। जो गलत था वो सही है, झूठ फिर आज कह दो, तेरी सांसों से जुड़ी। देखो यहां पर एटम प्लेस है, एटम प्लेस कर देते हैं ना, इधर ध्यान से देख लो जरा, यहां पर क्या है, एटम प्लेस है, अलग कलर से बनाएंगे। यहां पर एटम प्लेस है, एक, हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम प्लेस है, ठीक है। हर एक कॉर्नर पर
एक एक एटम प्लेस्ड है, ठीक, और एक फेस सेंटर पर है, समझ गए। इसको लिटिल बिट ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा, ये इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ऐसा, यहां पर भी एटम प्लेस है, हर एक कॉर्नर पर एटम प्लेस है, ध्यान से देख लेना आप, है ना। हर एक कॉर्नर पर एटम प्लेस्ड हैं। ऐसे, और बेटा 3 एटम, ध्यान से सुनना, 3 एटम बीच में भी तो हैं। अरे बॉडी सेंटर भैया, 3 एटम बॉडी सेंटर भी तो हैं भैया, क्या बात कर रहे हो, देखो ऐसा है ये, ठीक है। और इस तरीके से ज्वाइन करा दो। ये है आपकी HCP 3D यूनिट सेल, देख लो, सही है, बन गई। क्या बात है भाई, क्या डायग्राम बनाते हो, देखो ये हो गई आपकी लेयर ए, कौन सी वाली, ये वाली। लेयर ए के बेटा कितने एटम यूज हो रहे हैं, 7 एटम यूज हो रहे हैं लेयर ए के, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, आराम से समझते जाओ। ये है लेयर ए, ठीक है, 7 एटम यूज हो रहे हैं इस, ये जो बनाई ना वो लेयर ए है। उसके बाद लेयर बी के कितने एटम यूज हो रहे हैं, 3, ये हो गई लेयर बी। उसके बाद लेयर ए के कितने एटम अगेन, 7, ये हो गई लेयर ए अगेन, ठीक है। तो लेयर ए हो गई, ये वाली लेयर बी हो गई, बॉडी सेंटर पे 3, और फिर ये लेयर अगेन ए हो गई। तो ये होती है आपकी ए बी टाइप की स्टैकिंग, और ये होती है आपकी HCP यूनिट सेल, ठीक। अब इसमें मुझे बताओ, 5वां पॉइंट ये लिख दिया, 6th पॉइंट भी यहीं लिखेंगे अपन, क्या, ध्यान से देखना जरा। 6th पॉइंट क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, ए एंड आर, किसका, ए और आर का रिलेशन। अब बताओ जरा क्या होता है, मेरे पास HCP की यूनिट सेल है, कौन सी वाली यूनिट सेल है बेटा, 3D, ध्यान से देखना, मेरे पास HCP 3D है, बहुत ध्यान से देख लो ये, ठीक है, ये HCP 3D है। आप कोई भी लेयर पकड़ लो, 2 एटम एडजेसेंट पे टच कर रहे हैं, देखो जरा, अगर मैं सामने से दिखाऊं, ये 2 एटम टच कर रहे हैं, देखो, एक ये वाला एक ये वाला टच कर रहे हैं। तो यही अगर मैं ए के फॉर्म में बोलूं तो ए बोल दूंगा, क्यों, एज लेंथ हो गई। और अगर ये दोनों टच कर रहे हैं तो आर और आर 2R हो जाएगा। तो 2R इज इक्वल टू क्या होने वाला है बेटा, 2R इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ए। कैसे, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं ये वाला और ये वाला ले लेता हूं तो ये दोनों बेटा टच कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहां पे मैंने बनाया नहीं लेकिन ये टच करते हैं, ठीक, ध्यान रखना। तो ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं यूनिट सेल में, और अगर ये टच कर रहे हैं तो मुझे एक बात बता दो, आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी लोगे, इन द फॉर्म ऑफ ए और आर। जैसे ये सेंटर आर के फॉर्म में आर आर, और टोटल कितना लिखोगे आप, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए, क्या लिखोगे बताओ, ए लिखोगे ना, मतलब 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना रिलेशन, 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो ए और आर का रिलेशन क्या होता है बेटा, 2R इज इक्वल टू ए, HCP 3D में देख लो आराम से अरेंजमेंट क्या है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट्स थे अपने, CCP से चुरा लेते हैं। देखो अपन ने CCP में क्या लिखा था, CCP कहां गया, हाँ, Z इफेक्टिव निकाल लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, ठीक है, और परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालना बाकी, बस एक चीज और रह गई है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ये हटा देता हूं मैं, अब समझ गए आप यूनिट सेल पूरी, ये हटा देता हूं, कॉपी किया था मैंने इसको, ध्यान से देखना अब, है ना। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, पॉइंट नंबर कौन सा है, ये 7वां होगा, हाँ, पॉइंट नंबर 7।
क्या निकालना है? परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। कैसे निकालोगे? Z इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपकी यूनिट सेल क्यूबिक नहीं है, HCP है, इंटू 100। अब मुझे बताओ, Z इफेक्टिव निकाल लिया, 6 आया था। वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? तो आप याद कर लो, HCP 3D यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है 24√2 आर क्यूब, है ना, 24√2 आर क्यूब होता है। यहां मैं आपको बता देता हूं कैसे निकलता है, वो भी सुन लो, आप डायरेक्ट ध्यान रखना। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट रेडियस नहीं, एरिया। भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट, यही होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, और एरिया होता है हेक्सागन का, जो कि हम लास्ट टर्म पे भी निकाल चुके थे, 6 इंटू √3/4 A²। अब हाइट जो होती है वो होती 4 √2/3R। ये आपको डायरेक्ट याद करनी है हाइट, है ना। बाकी आप निकाल सकते हो, मैथ्स बहुत लगती है उसमें, आप निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ध्यान रखना हाइट होती है हेक्सागन की। अच्छा, हाइट का मतलब क्या है? हाइट का मतलब है बेटा, अगर ये तुम्हारी यूनिट सेल है, ध्यान सुनना, अगर ये तुम्हारी यूनिट सेल है तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर से जो डिस्टेंस होगी उसी को हाइट बोलेंगे। मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर की डिस्टेंस कहां से कहां? सेंटर टू सेंटर। फर्स्ट लेयर के सेंटर से थर्ड लेयर की सेंटर का डिस्टेंस जो होगा वही हाइट होगी आपकी, ध्यान रखना, है ना। तो हाइट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर, सेंटर टू सेंटर। वो कितनी आती है? इतनी आती है। अब A इज इक्वल टू जानते हो आप कितना होता है? 2R। तो वॉल्यूम यहां पर निकालोगे तो ये आ जाएगा 6 √3/4, और A को पुट करा अपन ने क्या? 2R का होल स्क्वायर इंटू 4 √2/3R। ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर आता है 24√2 आर क्यूब, है ना। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। तो वॉल्यूम याद रखना, हेक्सागन का कितना? 24√2 आर क्यूब होता है, ठीक। तो ये वॉल्यूम निकालना बता दिया मैंने, ऐसे निकलता है, यहां पुट कर दो। तो Z इफेक्टिव कितना है? 6। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? 24√2 आर क्यूब। इंटू क्या कर देंगे बेटा? 100 कर देंगे। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो बहुत ही चमत्कारिक ढंग से इसका आंसर आता है π/3√2। देखो भाई 6 इंटू 4 24, नीचे से 24 कट जाएगा, आर क्यूब कट गया, इंटू 100। और बेटा ये क्या आता था? अरे भैया ये FCC का भी इतना ही होता है, मतलब 74% आता है। और अगला पॉइंट 8वें नंबर पे, परसेंटेज वॉइड कितना हो जाएगा? 26%। अब समझना जरा बात को, क्या चाहे आपका FCC यूनिट सेल हो जिसकी पैकिंग होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, चाहे आपका HCP 3D हो जिसकी क्लोज पैकिंग होती है HCP, उसको HCP क्लोज पैकिंग बोलते हैं ना, HCP पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। तो दोनों का ही परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन सेम आता है, परसेंटेज वॉइड सेम आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। समझ गए बात को? तो ये सारी कहानियां थी HCP 3D और CCP वगैरह की। देख लो जरा, ये इसकी यूनिट सेल हो गई, RA का रिलेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, Z इफेक्टिव हो गया, स्टैकिंग हो गई और अरेंजमेंट हो गया। देखो मतलब सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा आगे, थोड़ा सा वॉइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो हमने सारी पैकिंग सीखी, इनमें हर पैकिंग में कोई ना कोई वॉइड होता है। कोई भी पैकिंग परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ खाली जगह होती है। क्यों? आप जब एटम का अरेंजमेंट करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वॉइड ना क्रिएट हो, ठीक है, क्योंकि आप स्फेरिकल मान के चलते हो, तो वॉइड जरूर आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब ये जो वॉइड क्रिएट हो रहे हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं? अभी तो बहुत टाइम है, चलो। अब जो वॉइड क्रिएट हो रहे हैं वो कैसे क्रिएट होता है, ध्यान से देखो। पहला है बेटा ट्राइंगुलर। क्या है पहला? ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर कैसे बनता है, कहां पर क्रिएट होता है, पहले मैं बना के बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। ट्राइंगुलर वॉइड होता है आपका ऐसा, देखो 3 एटम, ध्यान से देखना, 3 एटम को मैं ऐसे अरेंज करूं, कैसे? ऐसे अरेंज कर रहा हूं 3 एटम को, और इनके सेंटर को ज्वाइन कर दूं। 3 एटम अरेंज कर रहा हूं और इनके सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। देखो अगर मैं 3 एटम का अरेंजमेंट ऐसा लेता हूं और इनके सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो ऐसा दिखेगा। अब देखना जरा, मेरे पास यहां पर एक पॉइंट मैंने मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लिया C, तो इनसे इनके सेंटर को ज्वाइन करने पर वॉइड क्रिएट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। कहां पर होता है ये बताओ बेटा? ट्रायंगुलर वॉइड होता है HCP 2D में। देखो ट्रायंगुलर वॉइड कहां होता है? HCP 2D है बेटा, ये क्या है? HCP 2D है। ये सब वॉइड क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड है। इसमें से कोई भी 3 एटम आप उठाओ, आपको वॉइड बनता हुआ नजर आएगा। देख लो आप पास से,
ये ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहे हैं जो आपको सामने से दिख रहे हैं, है ना। तो ट्रायंगुलर वॉइड कहां पर बनता है? HCP2D में बनता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर वॉइड की पूछे तो बताओ। वॉइड, वॉइड मतलब खाली जगह है। खाली जगह कितने एटम से घिरी हुई है या कितने एटम से वो खाली जगह क्रिएट हुई है, नाम से ही क्लियर है ना। ट्रायंगुलर मतलब 3 ही होगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का, ठीक है, सिंपल सा है। अगला आ जाओ टेट्राहीड्रल, ध्यान से देखना। टेट्राहीड्रल की अगर मैं बात करूं, टेट्राहीड्रल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा होता है, ठीक। देखो ट्रायंगुलर वॉइड होता है, इसके ऊपर एक एटम और रख दो, इसके ऊपर तुम एक एटम और रख दो, ठीक है। जैसे मान लो मैं अलग कलर से रख के बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कि अलग रखा है। देखो इसके ऊपर मैंने क्या करा, एक एटम और रख दिया, देखो ऐसा। तो अब कैसा बन गया ये? टेट्राहीड्रल बन गया। कैसे? अब सुनना जरा ध्यान से, ऐसे सामने से नहीं दिखता, दिखाना पड़ेगा। देखो तुम्हारा जो ट्रायंगुलर वॉइड था वो कौन सा था बेटा? ध्यान से देखना अब, है ना। सारी चीजें समझ के जाना है हमें, बिना समझे नहीं जाना। देखो ये क्या है बेटा? तुम्हारा ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। ये जो बनाया मैंने ये है तुम्हारा ट्रायंगुलर वॉइड, दिख रहा होगा इतना बड़ा तो सामने से, ठीक है। ये जो वॉइड दिख रहा है ये होता है तुम्हारा ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। थोड़ा और पास से देख लो, ये ट्रायंगुलर वॉइड है। इस ट्रायंगुलर वॉइड में, किसमें? इस ट्रायंगुलर वॉइड में मैंने एक एटम ऊपर रख दिया, ये। तो अब आपको सामने से नहीं दिखेगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन चुका है। मैं थोड़ा सा साइड से दिखाता हूं, देखो ये है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 3 एटम एक प्लेन में, देखो 3 एटम एक प्लेन में हो गए, 1 2 3 और एक ऊपर हो गया, ऐसा, ठीक। तो मैंने कहां रखा? इस ट्रायंगुलर वॉइड के, ये जो दिख रहा है ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसके ऊपर रख रहा हूं, ये वाला आइटम, ठीक है। इस वॉइड के ऊपर यहां रख रहा हूं, है ना। तो ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रख दोगे तो क्या बन जाएगा? टेट्राहीड्रल वॉइड बन जाएगा। अब ये टेट्राहीड्रल वॉइड कहां पर क्रिएट होते हैं? ये मिलते हैं आपको एफसीसी। कहां पर? एफसीसी यूनिट सेल में। एफसीसी यूनिट सेल मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग जहां होती है, ठीक है। सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। और कहां मिलते हैं ये? HCP3D में मिलते हैं। जो हम एटम प्लेस कर रहे थे तो ये वॉइड वहां क्रिएट होते हैं। एफसीसी यूनिट सेल, सीसीपी पैकिंग होती है, और HCP यूनिट सेल। HCP कौन सी वाली? 3D वाली, है ना। और इसको क्या बोलते हो? HCP3D पैकिंग, ठीक है। तो यहां पर क्रिएट होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, खाली जगह कितने से घिरी हुई है या वो खाली जगह कितने एटम से क्रिएट हो रही है, नाम से क्लियर है, 4। टेट्रा मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कितना आसान है, ठीक है। चलें आगे, अगला देखना जरा। अगला है बेटा ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ऑक्टाहीड्रल वॉइड क्या होता है? जो हम एटम का प्लेसमेंट करें तो उससे जो खाली जगह हो, वो जो एटम का अरेंजमेंट हो वो ऑक्टाहीड्रल अरेंजमेंट हो, उस खाली जगह को ऑक्टाहीड्रल वॉइड बोलेंगे। जैसे पहले मैं आपको बना के बता रहा हूं, फिर मैं मॉडल से दिखा दूंगा। जैसे एक लेयर आपकी हो गई है, ध्यान से देखना, एक लेयर हो गई ए, ये पीछे वाली लेयर हो गई कोई एक, है ना, ये लेयर हो गई एक, ध्यान से देखना। अब ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये ट्रायंगुलर वॉइड हो गया। ऐसा ही एक और ट्रायंगुलर वॉइड को ओवरलैप करा दो, ऑक्टाहीड्रल बन जाएगा। मतलब बाई ट्रायंगुलर वॉइड हम बोल सकते हैं इसको। देखो कैसा, ध्यान से देखना। एक और मैंने यहां रख दिया आइटम, बहुत ध्यान से समझना। एक और एटम मैंने यहां रख दिया ऐसा, ठीक, यहां रख दिया मैंने एक और एक एटम मैंने यहां रख दिया। अच्छे से समझो। ऐसा है, देखो। अब आप ध्यान से देखो, ये जो दिख रही जगह, ये वाली, ये जो खाली जगह है, ये है आपका ऑक्टाहीड्रल वॉइड। OHV बोलते हैं इसको, है ना। इसको बोलते हैं अपन THV, इसको बोलते हैं THV, टेट्राहीड्रल वॉइड, ठीक है, या फिर TD वॉइड, ठीक है, TD वॉइड, या फिर शॉर्ट फॉर्म में TV भी लिख देते हैं, ठीक। इधर क्या होता है, कहां गया, इधर क्या होता है? OHV लिखो और OD वॉइड लिखो और OV लिखो, ठीक है, बात बराबर है। अब ये कैसे बना होगा, ध्यान सुनना।
बेटा 3 एटम तुम्हारे रखे होंगे इस तरीके से, देखो बेटा 3 एटम तुम्हारे, समझ लो बात को, है ना। ये 3 एटम पीछे लगे हुए हैं, पीछे रखे हुए हैं, और ये भी 3 एटम है, दोनों ट्रायंगुलर वॉइड है, बाई ट्रायंगुलर इसलिए बोल रहा था मैं। तो अगर मैं इनको ऐसे रख दूं इस तरीके से, ऐसा, तो ये हो गया आपका क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो जरा ध्यान से देखना जरा, ये एक पीछे हो गया और इसके ऊपर 3 ऐसे रख दिए, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब मैं आपको आगे से दिखाता हूं, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। ये क्या है बेटा, ट्रायंगुलर वॉइड। ये क्या है बेटा, ट्रायंगुलर वॉइड। मैंने इस वाले को, इस वाले के जो ट्रायंगुलर वॉइड है वहां पर ये ट्रायंगुलर वॉइड को ओवरलैप करा दिया, मतलब इसके ऊपर रख दिया ऐसा, तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आपको सामने से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं नजर आ रही होगी, अब मैं दिखाता हूं, देखो थोड़ा सा हल्का घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, यही है बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखो इसी ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल, देखो ध्यान से, इसी ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल बोलते हो। कैसे, 4 एटम एक प्लेन में होने चाहिए, 1, ठीक है, 2, पीछे देखो 3, और इधर से देखो ये वाला 4, ये एक प्लेन में, ये वाला अबव द प्लेन, ये वाला बिलो द प्लेन, ठीक है। ये है आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक, ये आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हर एंगल से देख लो, यही है आपकी बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहां पर बनते हैं ये बनते हैं आपके एफसीसी यूनिट सेल में, जिसको हम बोलते हैं सीसीपी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में मैं आपको लोकेशन ऑफ वॉइड पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कहां बनते हैं, है ना। अभी सिर्फ वॉइड का अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं। और कहां बनते हैं, एचसीपी यूनिट सेल में। कौन सी वाली, 3D वाली, और इसको क्या बोलते हो, एचसीपी 3D पैकिंग, ठीक है। अगला है क्यूबिकल वॉइड। कैसा होता है, देखो क्यूबिकल वॉइड में 4 एटम पीछे, भाई क्यूब का जो वॉइड है उसे क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक का, है ना। 4 एटम पीछे लगा दो और 4 एटम लगा दो आगे, बहुत बड़ा सा वॉइड होता है ना ऐसा। ये 4 पीछे लगा दिए, 4 आगे लगा देता हूं, ये थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि दिख जाए कि हाँ अलग अलग रखें, मतलब रखे वैसे ही हैं लेकिन अलग अलग आइटम है, अरेंजमेंट वही है। ऐसा है देखो, तो 4 एटम पीछे, उसके ऊपर 4 एटम, तो ये जो साफ साफ वॉइड, इतना बड़ा वॉइड दिख रहा है, इसी को ही तो बोलते हैं बेटा क्यूबिकल वॉइड। क्या बोलते हो, क्यूबिकल वॉइड, है ना। अब ध्यान से देखना जरा कैसे बनता है ये। 4 एटम बेटा नीचे और 4 एटम उसके ऊपर, ध्यान से समझ लो। ये 4 एटम नीचे और इसके ऊपर 4 एटम रख दो, ये तो ये जो बीच में बड़ा सा वॉइड दिख रहा है, बहुत बड़ा होता है भाई, ये जो बीच में बड़ा सा वॉइड दिख रहा है यही है तुम्हारा क्यूबिकल वॉइड। आगे आगे दिखाता हूं। 4 एटम तुम्हारे पीछे रखे हैं ये, ठीक है, और 4 एटम इसके ऊपर, देखो सामने से दिख रहा है कितना बड़ा वॉइड है, आर पार दिख रहा है हम दोनों को, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आर पार दिख रहा है ना। तो यही है तुम्हारा क्यूबिकल वॉइड। कहां बनता है, अरे बेटा ये तो पता होगा कहां बनता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। कहां बनता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कहां से क्रिएट होती है ये होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D पैकिंग से, है ना, इससे क्रिएट होती है ये, समझ गए। अगर मुझे साइज लिखना है सभी वॉइड का, ठीक है, तो बताओ साइज ऑफ वॉइड, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, जैसा सीक्वेंस में लिखा है वही आंसर। जैसे पहले नंबर पर, या मैं ऑर्डर लिख देता हूं, ट्राइंगुलर वॉइड सबसे छोटा होता है, ठीक है, उसके बाद होता है THV, उसके बाद होता है OHV ऑक्टाहेड्रल, फिर होता है क्यूबिकल, ठीक है। ये इसका ऑर्डर होता है वॉइड का, बिल्कुल क्लियर है ना। तो बेटा ये कहानी थी। तो आज की थ्योरी हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी वॉइड में हम अगले आने वाले लेक्चर्स में लोकेशन भी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। FCC यूनिट सेल में लोकेशन आपको पढ़नी है, किसकी, THV और OHV की, वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। चलें आगे, अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से जो अभी तक हमने पढ़ा है। चलो भाई सवाल पढ़ेंगे, आंसर निकालेंगे, पढ़ो। इफ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच, ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर जो होता है ना,
मतलब नियरेस्ट अप्रोच मतलब दो एटम रखे हुए हैं, ये कोई भी दो एटम ले लो आप, ठीक है, जैसे ये हैं, मान लो ये दो एटम है ये, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को नियरेस्ट अप्रोच बोलते हैं ना। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इज 1.73, मतलब दो एटम के बीच की डिस्टेंस है कितनी, 1.73। ध्यान से देखना, दो एटम के बीच की डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या बोल रहे हैं बेटा, यहां से लेकर यहां तक की, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, नियरेस्ट अप्रोच मतलब सेंटर टू सेंटर तुम्हें निकालनी है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस तुमसे बोली जा रही है 1.73, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 1.73 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, ये कह रहे हैं आपसे। द एज लेंथ ऑफ द सेल, ठीक, द एज लेंथ ऑफ द सेल मुझे बतानी है। डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट सॉरी नियरेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम इज 1.73, नहीं ये थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, आपको यूनिट सेल तो बताई नहीं ना, इन बीसीसी यूनिट सेल लिख लो, है ना, इन बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल। अब आप बताओ एज लेंथ क्या होगी, ठीक है, यूनिट सेल तो पता होना चाहिए ना, तभी तो रिलेशन लगाएंगे आर और ए का, है ना। तो बीसीसी यूनिट सेल में इतनी डिस्टेंस है, अब आपको बताना है एज लेंथ क्या है। अब मुझे बताओ बीसीसी यूनिट सेल में क्या होता है रिलेशन, 2r इज इक्वल टू √3a/2, यही होता है, 2r इज इक्वल टू √3a/2, ये दो एटम के बीच की डिस्टेंस होती है बीसीसी में। अब मुझे बताओ दो एटम के बीच की डिस्टेंस, ये r और ये r, यही तो 2r है, मतलब 1.73 आपको 2r दे रखा है, ये क्या है आपका 1.73, ठीक है, तो यही पुट कर रहा हूं मैं, 1.73 इज इक्वल टू √3a/2, तो √3 क्या होता है 1.73 ही होता है ना, तो इससे ये कट गया, तो ए क्या आ गया आपका 2 एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आई क्या था, ये दो एटम के बीच की डिस्टेंस, और आपको यूनिट सेल स्टार्टिंग में गिवन नहीं थी, उसको देना चाहिए था, बीसीसी यूनिट सेल होती है ये वाली, है ना, क्वेश्चन में करेक्शन है यहाँ पे, समझ गए। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, और देख लो कैसे करोगे। ए एटम बेटा कहां है, कॉर्नर पर, बी एटम कहां है, फेस सेंटर पर। इफ वन ऑफ द बी इज मिसिंग देन फाइंड न्यू एम्पिरिकल फॉर्मूला। वन ऑफ द बी इज मिसिंग, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉर्नर तो पूरे के पूरे 8 × 1/8 होंगे, और वन ऑफ द बी इज मिसिंग मतलब 6 में से 5 बचे, एक मिस हो गया, तो ए बी 5/2, 2 से मल्टीप्लाई A2B कितना आएगा 5, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करने, समझ रहे हो बात को, समझ में आई बात, वेरी गुड। अगला देखो, नोट भी करते जाओ साथ साथ, है ना, पॉज करके। अगला देखना, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल ऑफ अ मेटल। मैंने आपको यहां पर ऑप्शन नहीं दिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, ये जेई का ही क्वेश्चन है, जेई मेन का, AIEEE का, तो उसमें उन्होंने पाई के फॉर्म में आंसर दिया, ठीक है, तो मैं आपको पाई के फॉर्म में निकालना बता रहा हूं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी, मतलब एफसीसी यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। आप याद करो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर में आप क्या लिखते हो, Z इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम लिखते हो ना, तो उतना ही वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई होगा, नीचे यूनिट सेल लेते हो तभी तो पैकिंग फ्रैक्शन निकलता है, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ये होगा Z इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, ये आएगा आपका। Z इफेक्टिव कितना होता है 4, इंटू एफसीसी में 4 होता है ना, और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 16 पाई आर क्यूब बाई 3, पाई और आर के फॉर्म में ही आंसर दिया था, ठीक है, ऐसा करना है। अगला, द फ्रैक्शन ऑफ एज दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड इन बीसीसी। अब ध्यान से सुनना बेटा, बीसीसी का अरेंजमेंट कैसा होता है, बीसीसी में जो एज होती है वहां पर एटम टच नहीं करते, बहुत ध्यान से। क्या होता है बीसीसी में, बॉडी सेंटर वाला हर एक कॉर्नर को टच करता है, लेकिन कॉर्नर आपस में टच नहीं करते हैं, मतलब कॉर्नर आपस में टच नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर कुछ एज लेंथ बनाना चाहूं तो यहां इस सेंटर से इस सेंटर तक क्या होगा, ए होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होने वाली है, इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस होने वाली है एज लेंथ ए। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ये क्या है बेटा, ए है, ठीक, और यहां से लेकर यहां तक रेडियस आर और यहां रेडियस आर, तो कौन सा फ्रैक्शन पूछा ना, कौन सा पार्ट है जो कवर नहीं हो रहा है, यहां से लेकर, ध्यान से देखना, कहां से, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट कवर नहीं हो रहा है, और वो कितना आएगा,
क्या मैं उसको लिख सकता हूं a में से 2r को माइनस कर दो, बिल्कुल परफेक्ट है। a में से 2r को माइनस कर दो, उतना ही तो कवर नहीं होगा, वही तो खाली होगा, क्योंकि कॉर्नर आपस में टच नहीं करते बेटा, है ना। तो मुझे फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन में ऐसे लिखूंगा, कितना कवर नहीं हो रहा है, a माइनस 2r, कितने में से, a में से, ऐसा आएगा। अब आप क्या करो, a और r का रिलेशन पुट कर दो। a और r का रिलेशन BCC के लिए क्या होता है, 2r इज इक्वल टू √3a/2। तो मैं 2r को पुट कर रहा हूं क्या, √3a/2, तो ये आ गया a माइनस √3a/2। अगर आपको इसे परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 कर देना, है ना। मैं बस ऐसे लिख के छोड़ देना, आप निकाल लेना, a कॉमन लेके काट के लिख रहा हूं बस। तो 1 माइनस √3/2 ये आंसर आएगा, ठीक है। 1 माइनस √3/2, परसेंटेज लिखना है तो इंटू 100 कर लेना, ठीक, ये आंसर है। क्लियर, समझ गए बात को, क्या क्वेश्चन था। अगर यही सवाल FCC में होता, FCC में भी सेम ऐसे ही होता है, कॉर्नर टच नहीं करते, बस यहां रिलेशन क्या हो जाता, √2a/2, तो यहां 1 माइनस √2/2 आ जाता आपका आंसर, FCC अगर होता तो, है ना। समझ गए कहानी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये 2012 का। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, अरेंजमेंट बना के दिया है। अब अरेंजमेंट समझो बेटा क्या है, ध्यान से समझना जरा इसको। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि ये जो दिख रहे हैं एटम, ये कहां रखे हैं, ये रखे हैं तुम्हारे कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर। इसको क्या बोलोगे, कॉर्नर बोलोगे, और इनको क्या बोलोगे, फेस सेंटर बोलोगे, ठीक है, फेस सेंटर बोलोगे। और ये जो रखे हैं ये कहां रखे हैं, एज सेंटर पर रखे हैं, कहां पर, एज सेंटर पर रखे हैं बेटा। और ये कहां रखा है, बॉडी सेंटर पर, कहां रखा है, बॉडी सेंटर पर। बस अब आपको कंट्रीब्यूशन पता होगा, आंसर निकाल सकते हो। ध्यान से देखना, बताओ जरा, एम वाले एटम कहां रखे हैं, एम वाले एटम रखे हैं आपके कॉर्नर और फेस सेंटर, ठीक है। तो एम आ गया कॉर्नर 8 × 1/8 और फेस सेंटर 6 × 1/2। और एक्स वाले एटम कहां रखे हुए हैं, एज सेंटर, लेकिन सभी जगह नहीं रखे हैं, 1 2 3 4, मतलब एक्स हो गए 4 × 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन, और प्लस 1 रखा है बॉडी सेंटर पर, यह आंसर आ गया। बात समझ में आई, सारे कॉर्नर और सारे फेस सेंटर ऑक्यूपाई थे, लेकिन एज सेंटर सिर्फ 4 ही थे और बॉडी सेंटर पूरा 1 ऑक्यूपाई था। तो ये आ गया 1 प्लस ये 3, 4 आ गया, M4 आ गया, और x कितना आ गया, 1 + 1 2, 2 से डिवाइड कर दो, M2x इज द फाइनल आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए, बस आपको सीख के जाना है यहां से, है ना, तभी आप एग्जाम में कर सकते हो क्वेश्चन। अगला सवाल, ये भी जेईई एडवांस का सवाल है, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इसका निकालना है। बताओ, मैंने आपको स्क्वायर यूनिट सेल 2D का निकलवाया था, यहां पर इनका कहना है ये 2D अरेंजमेंट, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं आपको। अरे भाई कुछ भी दे दें, बस ये ध्यान रखो, अगर पैकिंग फ्रैक्शन 2D में निकलवा रहे हैं तो एरिया लेना है, और 3D में निकलवा रहे हैं तो वॉल्यूम लेना। बाकी सारे सवाल आप बना लो, कोई भी अरेंजमेंट आपको दे दे, ठीक। ध्यान से देखना कैसे निकालते, बॉल बेसिक से चलेंगे। बेसिक फॉर्मूला बेटा परसेंटेज पीएफ का क्या होता है, अगर 2D अरेंजमेंट है तो Z इफेक्टिव इंटू एरिया ऑफ डिस्क, ठीक है, एरिया ऑफ एटम जो होता है डिस्क मान के चलते हैं अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, यूनिट सेल कैसी है, ये स्क्वायर यूनिट सेल है, ठीक है, स्क्वायर है, ये ABCD स्क्वायर है, क्वेश्चन में गिवन था, यहां भी आप लिख लो ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर यूनिट सेल है तो एरिया तो आपको पता है, एज लेंथ A है तो A स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलो पुट करते हैं, Z इफेक्टिव कितना है बताओ, अब निकालना, अब ध्यान से देखना जरा इस अरेंजमेंट का, मुझे नहीं पता कैसा अरेंजमेंट है, Z इफेक्टिव निकालना बस मुझे, है ना। तो ये देखो 1/4 इतना, 1/4 1/4 1/4 और ये पूरा 1, ठीक है। तो Z इफेक्टिव क्या आ जाएगा, Z इफेक्टिव आ जाएगा 1/4, तो 4 पार्ट हो गए, तो 4 × 1/4 + 1, ये आ गया आपका Z इफेक्टिव, ठीक है। 4 पार्ट तो आपके 1/4 के हो गए, पूरा 1, Z इफेक्टिव ये आ गया। एरिया ऑफ डिस्क πr², और एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या है, A² × 100। अब आप यहां पर पुट कर दो A और R का रिलेशन, कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं यहां से लेकर यहां तक ये इतना, ठीक है, अलग कलर से बना लेते हैं, इस सेंटर से यहां के सेंटर तक ये 2 एटम टच कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना जरा, ये 2 एटम टच कर रहे हैं यहां से लेकर यहां तक। अगर ये 2 एटम टच कर रहे हैं तो 2r, ठीक है, R के फॉर्म में 2 एटम टच कर रहे हैं तो 2r, और A के फॉर्म में कितनी आएगी, अगर इसकी एज लेंथ A है तो ये √2a का होगा ना, फेस डायगोनल √2a, है ना। तो ये कितना हो गया, √2a, उसका भी आधा, क्यों, ये पूरा √2a का होगा, यहां से यहां तक √2a होगा ना, उसका मुझे आधा चाहिए, है ना, उसका मुझे आधा चाहिए क्योंकि सेंटर पर रखा है वो एटम। तो अब यहां से A क्या आ गया आपका 4r/√2,
ये मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, देखो, ठीक है। तो यहां कहानी क्या आएगी आपकी, ये तो 2 हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर, और ए क्या पुट कर रहा हूं, 4r/√2 का होल स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। ये पता क्या आ गया, π/4, सॉल्व कर लो, π/4 आ गया, π/4 इंटू 100 मतलब 25 पाई मीन्स 78.5%। समझ गया कहानी। पहले जेड इफेक्टिव निकालना, फिर ए और आर का रिलेशन निकालना, एरिया के फॉर्मूला लगा के पुट कर देना अगर 2D है तो, ठीक। अगर 3D होता तो वॉल्यूम से करते। समझ गया कहानी। चलो बेटा एक डेंसिटी वाला सवाल और लास्ट बचा है, इसको भी खत्म कर देते हैं। कैसे करना है वो मैं अटेम्प्ट करना बता रहा हूं कैसे। डेंसिटी डी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ग्राम पर सीसी में निकालते हैं। जेड कितना है, एफ सी सी है तो 4, एम कितना है कॉपर का 63.5 होता है, एन ए कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। और ए कितना है सेंटीमीटर में पुट करना, उसी में दिया कितना 3.5 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब। यह आंसर आ गया बाय डिफॉल्ट ग्राम पर सीसी में। इसको सॉल्व कर लेना, 9 के आसपास आता है आपका, है ना, 9-10 के आसपास, ठीक। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लेना, इसको 6, ये 7/2, इसको 63 मान के सॉल्व कर लेना, इतना तो कर लोगे आप। 9 से 10 के बीच में आएगा, समझ गए। तो डेंसिटी किस में निकाली हमने, ग्राम पर सीसी में निकाली। अब एक चीज और बता देता हूं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है है ना, कभी कभी डेंसिटी आपको वेट और नंबर ऑफ एटम के फॉर्म में भी फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, ठीक। तो ध्यान से देखना, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ये आप जानते हो, ठीक है। तो कभी कभी आपको अगर वेट दिया जाए, आपको बोला जाए 100 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 500 ग्राम, अगर वेट गिवन हो तो ये वेट थोड़ी होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो हमें इसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ये जेड इफेक्टिव पुट करोगे, देखो एक मिनट, मोल से चलते हैं। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम बाय एन ए, ऐसे लिख सकते हो। तो मैं इसको एक काम करता हूं, वेट अपॉन एन, एन को यहां ला रहा हूं, एम बाय एन ए यहां ला रहा हूं। अब मैं एम बाय एन ए को डब्ल्यू बाय एन यहां पुट कर दूं, तो अगर वेट दिया जाए तो फॉर्मूला आपका रिप्लेस होकर डब्ल्यू बाय एन आ जाएगा, और एन भी गिवन होगा आपको, है ना। तो कभी अगर आपके सामने डेंसिटी में कैसा आता है, अगर डेंसिटी में ऐसा फॉर्मूला आता है कि वेट गिवन है आपको यूनिट सेल में, है ना, तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। देख लेना, रेयरली है ऐसा मिलेगा आपको। हो गया। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करना बता दिए। आज हमने पैकिंग वैकिंग सब अच्छे से सीख ली, ठीक है। अब मैं आपको जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं जो मेरे दिल में बहुत दिनों से है, मैं आपसे कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। सभी लोगों को यहां पर आने के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच, ठीक है। यहां आने के लिए सबको थैंक यू, सभी लोगों को, और हमसे क्लोज पैकिंग 3D पढ़ने के लिए। आज का जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो क्या है आपका, एक पेज लेना, उसमें सारी 3D पैकिंग लिख लेना, 3 कॉलम बनाना, सिंपल क्यूबिक और CCP और HCP, ठीक है। सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट कैसा होता है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस अगर ध्यान आ रहा है आपको तो मतलब याद कर लो उसको, बनाने की जरूरत नहीं कि आप शॉर्ट नोट्स में भी डायग्राम बना, लिखना चाहो तो लिख लो, लेयर A, लेयर B, लेयर C जैसी मैंने लिखी थी। उसका जेड इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन नंबर, परसेंटेज PF, वॉइड्स, ठीक है, ये सारा AR का रिलेशन, जेड इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन नंबर, परसेंटेज PF, परसेंटेज वॉइड, AR रिलेशन, ऐसे तीनों में लिख लो, है ना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपको लोकेशन ऑफ वॉइड भी पढ़ाऊंगा, कहां पर, FCC यूनिट सेल में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस में, कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होता है, तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक है। तो लेक्चर आते रहेंगे, देखते रहो, ठीक, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।